Hello friends, welcome to the channel JIV and CIV Made Simple. So friend, this is our part 6 of RBWM वन लाइनर सीरीज. सो डेली बेसिस पे आपको मैं वन लाइनर सीरीज़ का एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ. उसमें दोस्तों हम लोग कंसेप्ट समझते हैं, फिर MCQs करते हैं. तो ये हमारा पार्ट 6 लेक्चर है. तो चलिए दोस्तों, हम लोग ECS को कवर कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, वहीं से शुरुआत करते हैं. दोस्तों बताया जा रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस है ECS डेबिट है. ECS क्रेडिट मैंने बताया था. ECS डेबिट एक मेथड है पेमेंट का, जो कि कंपनी को अलाउ करता है कि वो पेमेंट कलेक्ट करे इंडिविजुअल से रेगुलर बेसिस पे. जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई यूटिलिटी कंपनी है, वो ECS डेबिट को यूज़ करती है ताकि मंथली इलेक्ट्रिक बिल अपने कस्टमर से ले. ECS डेबिट एक कन्वीनियंट और एफिशिएंट तरीका है हम कंपनीज़ को पेमेंट कलेक्ट करने का. तो दोस्तों, रेमिटेंस प्रोडक्ट क्या क्या है रिटेल बैंकिंग में, आइए जरा देखते हैं. पहला है हमारा डिमांड ड्राफ्ट या टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र. डिमांड ड्राफ्ट एक रिटर्न ऑर्डर होता है एक बैंक के दूसरे बैंक को कि इतना पैसा जो है इस आदमी को, इस ऑर्गेनाइजेशन को पे कर दो. और पे ऑर्डर भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन ये बैंक इशू करती है अपने कस्टमर को. ठीक है. टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र एक रैपिड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र होता है फंड का एक बैंक से दूसरे बैंक में. RTGS क्या है दोस्तों? RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एक सिस्टम है फंड सेटलमेंट का ग्रॉस बेसिस पे रियल टाइम में. NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये भी एक सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ फंड का दो बैंकों के बीच में. EFT एक जनरल टर्म है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग फंड को हम लोग EFT बोलते हैं. NEFT का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये रिलायबल है, एक्सपेडिडियस है, फास्ट है, इकोनॉमिकल है, सिक्योर है और एफिशिएंट फंड ट्रांसफ़र है. ये पेपर बेस्ड ट्रांसफ़र के स्ट्रेस को रिलीव करता है. दोस्तों नेफ्ट के बारे में बात करें, NEFT एक सिक्योर और एफिशिएंट सिस्टम है फंड का ट्रांसफ़र बैंकों के बीच में. ये कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है फंड का ट्रांसफ़र के लिए. पार्टीज़ की यदि हम बात करें तो NEFT में कौन कौन से पार्टीज़ होते हैं? पहला पार्टीज़ होता है हमारा सेंडिंग बैंक. सेंडिंग बैंक वो बैंक होती है जो कि फ़ंड ट्रांसफ़र को इनिशिएट करती है. नेक्स्ट है हमारा सेंडिंग सर्विस सेंटर. सेंडिंग सर्विस सेंटर एक ब्रांच होता है सेंडिंग बैंक का, जो कि फंड ट्रांसफ़र को प्रोसेस करता है. नेफ्ट क्लियरिंग सेंटर. नेफ्ट क्लियरिंग सेंटर दोस्तों सेंट्रल क्लियरिंग हाउस होता है नेफ्ट ट्रांजैक्शन के लिए. दूसरा है हमारा रिसीविंग सर्विस सेंटर. रिसीविंग सर्विस सेंटर रिसीविंग बैंक का ब्रांच होता है जो कि फंड ट्रांसफ़र को प्रोसेस करता है. बेनिफिशियरी ब्रांच. बेनिफिशियरी ब्रांच दोस्तों रिसीविंग बैंक का ब्रांच होता है, जो कि यहाँ पे बेनिफिशियरी का अकाउंट रहता है. तो दोस्तों ये सभी ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं. तो पहला एलिमेंट्स की बात करें तो पहला होता है बेनिफिशियरी नेम, जिस नाम से या जिस ऑर्गेनाइजेशन से फंड को ट्रांसफ़र किया जा रहा है. नेक्स्ट है हमारा ब्रांच नेम. ब्रांच नेम मतलब कि रिसीविंग बैंक का ब्रांच का नाम जहाँ पे बेनिफिशियरी का अकाउंट है. बैंक नेम मतलब कि रिसीविंग बैंक का नाम. अकाउंट टाइप की बात करें तो किस तरह का अकाउंट बेनिफिशियरी होल्ड कर रहा है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट. अकाउंट नंबर की बात करें तो बेनिफिशियरी अकाउंट का नंबर क्या है. ब्रांच IFSC की बात करें तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड ऑफ द बेनिफिशियरी ब्रांच. दोस्तों बात करें यदि पेमेंट टू बेनिफिशियरी नेफ्ट के केस में तो 3 केस है. इंस्टेंटली ऑन द सेम डेट यानी रियल टाइम बेसिस पे होगा. नेक्स्ट है लेटर ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे बाय क्रेडिट टू अकाउंट. कुछ केसेस में ये होता है कभी कभी अगला एक दिन लग जाता है बेनिफिशियरी को फंड रिसीव करने में. इसमें दोस्तों क्या क्या कारण होता है कि टाइम ऑफ द डे जिसमें फंड ट्रांसफ़र किया जा रहा है. और तीसरा है क्रेडिट अफेक्टेड ऑन वैल्यू डेट. दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि फ़ंड जो है बेनिफिशियरी में तब तक नहीं अवेलेबल होता है जब तक वैल्यू डेट ना हो जाए. वैल्यू डेट टिपिकली नेक्स्ट वर्किंग डे होता है डेट ऑफ फंड ट्रांसफ़र का. NEFT में एक पॉइंट बताया जा रहा है दोस्तों, यदि कोई डिले हो जाए फंड ट्रांसफ़र के कंप्लीशन में नेफ्ट के अंदर तो सेंडिंग बैंक को इंटरेस्ट जो है बेनिफिशियरी को पे करना पड़ेगा बैंक रेट से. बैंक रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि RBI सेट करती है. NEFT के अंदर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो भी कॉम्पेंसेशन है, जो भी पेनल्टी है, वो सेंडर को पे किया जाएगा यदि फंड ट्रांसफ़र में डिले होगा. और कॉम्पेंसेशन और पेनल्टी कैसे डिसाइड करते हैं? देखिए RBI डिसाइड करती है. RBI डिसाइड कर सकती है कि कितना कॉम्पेंसेशन या पेनल्टी जो कि सेंडर को पेबल होगा. और दूसरा है ओम्बड्समैन. ओम्बड्समैन के बारे में पता होगा कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है जो कि कंप्लेंट को रिजॉल्व करती है बैंक के अगेंस्ट. तो यदि कोई सेंडर एक कंप्लेंट लॉन्च करता है ओम्बड्समैन से रिगार्डिंग द डिले इन द कंप्लीशन ऑफ फंड ट्रांसफ़र, तो ओम्बड्समैन बैंक को ऑर्डर कर सकती है. दोस्तों कुछ सवाल कर लिया जाए. पहला सवाल है इनमें से कौन सा पेमेंट का टाइप नहीं है जिसको ECS के माध्यम से किया जा सकता है? मोबाइल बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, यूटिलिटी बिल, लोन रिपेमेंट. सही जवाब है दोस्तों इसका यूटिलिटी बिल. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा रेमिटेंस प्रोडक्ट नहीं है रिटेल बैंकिंग में? चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड. सही जवाब है इसका डेबिट कार्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा NEFT का ऑब्जेक्टिव नहीं है? फंड ट्रांसफ़र की कॉस्ट को कम करना, फंड ट्रांसफ़र की स्पीड को बढ़ाना, सिक्योरिटी ऑफ फंड ट्रांसफ़र को इंप्रूव करना, पेपर बेस्ड ट्रांसफ़र को इंक्रीज करना. ये गलत है. NEFT इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र है तो पेपर से कोई मतलब नहीं है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नेफ्ट सिस्टम का पार्टी नहीं है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंडर, बेनिफिशियरी और इंटरमीडिएटरी बैंक। तो दोस्तों ये हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई नेफ्ट का बेनिफिशियरी नहीं है, नेफ्ट का पार्टी नहीं है। 5 पार्टी होते हैं, सेंडिंग बैंक, सेंडिंग सर्वर सेंटर, नेफ्ट क्लियरिंग सेंटर, रिसीविंग सर्विस सर्वर सेंटर, बेनिफिशियरी ब्रांच। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं है बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन का नेफ्ट के अंदर? बेनिफिशियरी एड्रेस, बेनिफिशियरी कॉन्टैक्ट नंबर, बेनिफिशियरी ईमेल एड्रेस, बेनिफिशियरी ब्रांच। सो बेनिफिशियरी का एड्रेस का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन सा एक पॉसिबल टाइम ऑफ पेमेंट है बेनिफिशियरी का अंडर द नेफ्ट? तो एक है कि 2 घंटे के अंदर, एक है 24 घंटे के अंदर, एक है 3 वर्किंग डे के अंदर और एक है नेक्स्ट वर्किंग डे अंदर। तो ये 3 वर्किंग डे के अंदर नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कंसिक्वेंस है नहीं है? मान लीजिए कि फंड ट्रांसफ़र जो नेफ्ट के अंदर हो रहा है उसमें कुछ डिले आ रहा है, तो डिले का कॉन्सिक्वेंस इनमें से कौन सा नहीं है? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू सेंडर, यानी सेंडर को इंटरेस्ट पे किया जाएगा, कॉम्पेंसेशन पे किया जाएगा सेंडर को, पेनल्टी पे किया जाएगा सेंडर को, या इंटरेस्ट पे किया जाएगा बेनिफिशियरी को। दोस्तों सही जवाब है इसका नहीं पूछा है ना, तो सेंडर को तो इंटरेस्ट देना ही देना है आपको, कॉम्पेंसेशन भी पे करना है, पेनल्टी भी पे करना है, लेकिन ये जो बेनिफिशियरी को इंटरेस्ट पे करने की बात है ऐसा कुछ नहीं है, राइट। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन सा एक पार्टी नहीं है जो कि डिसाइड करेगा अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन को? सेंडर, बेनिफिशियरी, सेंडिंग बैंक, रिसीविंग बैंक। तो सही जवाब है इसका सेंडर। दोस्तों आपके लिए आरबी डेवलपमेंट का कैप्सूल कोर्स में लाया हूँ। इसके अंदर दोस्तों आपको 500 MCQs, इसके अलावा दोस्तों आपको 4 कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट, 1 लाइनर PDF, क्विक रिवीजन PDF, इसके अलावा दोस्तों आपको हर एक वो कंटेंट मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेगा, और ये सभी चीज़ आपको ₹99 में मिल रहा है मात्र। तो जरूर इस कोर्स को इनरोल हो जाइए, आपके आरबी डेवलपमेंट के एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल ये साबित होगा ये पार्टिकुलर कोर्स। डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट जो बात करते हैं वो है फास्टेस्ट मोस्ट ऑफ रेमिटेंस। यानी दोस्तों बताया जा रहा है आपको यहाँ समझाया जा रहा है कि जो फास्टेस्ट मोस्ट मोड ऑफ रेमिटेंस है वो क्या है? वो है हमारा NRI के लिए। NRI के लिए पहला है स्विफ्ट होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एक मैसेजिंग सिस्टम है जो कि बैंक यूज़ करती है ताकि सिक्योर फाइनेंशियल मैसेज को भेज सके और रिसीव कर सके। वेस्टर्न यूनियन एक मनी ट्रांसफ़र कंपनी है जो कि लोगों को अलाउ करता है कि वो पैसा को सेंड करे, रिसीव करे अराउंड द वर्ल्ड। मनीग्राम भी एक मनी ट्रांसफ़र कंपनी है। दोस्तों RTGS ने हाई वैल्यू क्लियरिंग, RTGS का हम जानते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये एक सिस्टम होता है फंड सेटलमेंट का ग्रॉस बेसिस पे रियल टाइम में। तो हाई वैल्यू क्लियरिंग एक सिस्टम था हाई वैल्यू फंड ट्रांसफर के सेटलमेंट का। तो RTGS एक मोस्ट एफिशिएंट और सिक्योर सिस्टम है एज़ कम्पेयर टू हाई वैल्यू क्लियरिंग। दोस्तों RTGS को यदि RTGS से रेमिट करना है तो प्रोसीड्यूर क्या है? तो कस्टमर सबसे पहले बैंक को रिक्वेस्ट भेजता है कि मेरे अकाउंट को डेबिट करो इस अमाउंट के लिए। दूसरा है दोस्तों कि बैंक एक स्ट्रक्चर्ड मैसेज क्रिएट करती है जिसके अंदर रेमिटेंस का डिटेल होता है। फिर दोस्तों मैसेज को कम्युनिकेट किया जाता है सेंट्रल हब को। ऑथेंटिकेशन के बाद मैसेज को सेंट्रल हब को भेजा जाता है। सेंट्रल हब एक सेंट्रल क्लियरिंग हाउस होती है जो कि RTGS ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करती है। फिर दोस्तों बेनिफिशियरी के अकाउंट को रेमिटेंस के अमाउंट से क्रेडिट किया जाता है। तो दोस्तों पूछा जा रहा है कि ट्रांजैक्शन जो कि RTGS के द्वारा कैरी आउट किया जाता है तो उसमें सबसे पहला आता है इंटर बैंक ट्रांजैक्शन यानी बैंकों के बीच का ट्रांजैक्शन। दूसरा होता है कस्टमर पेमेंट ट्रांजैक्शन यानी कस्टमर और बैंक के बीच का ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है हमारा डिलीवरी वर्सेस पेमेंट ट्रांजैक्शन यानी एक ऐसा ट्रांजैक्शन जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का डिलीवरी पेमेंट से लिंक हो। दोस्तों इंटर बैंक पेमेंट और ट्रांजैक्शन किस कारण से होता है? तो सबसे पहला है ट्रेजरी ऑपरेशन। ट्रेजरी ऑपरेशन वैसा ऑपरेशन होता है जो कि बैंक के ट्रेजरी डिपार्टमेंट कैरी आउट करते हैं। दूसरा होता है सिक्योरिटी सेटलमेंट, मतलब आप ट्रेड को सिक्योरिटीज़ में सेटल कर रहे हैं, ये होता है हमारा सिक्योरिटी सेटलमेंट। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन एक ट्रांजैक्शन होता है यहाँ पे एक करेंसी को दूसरे करेंसी के लिए एक्सचेंज किया जाता है। दोस्तों ECS की बात करें तो ECS एक मैकेनिज्म है जिससे आप पेमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं बैंकों के बीच में। फ्रेंड्स ECS एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू हम पेमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं बैंकों के बीच में। ECS एक कन्वीनियंट और एफिशिएंट तरीका है पेमेंट करने का। एडवांटेज की बात करें ECS की तो सबसे पहले कोई ज़रूरी नहीं होता है चेक को इशू करने का प्रत्येक पेमेंट में जो कि ECS के द्वारा होगा। दूसरा पॉइंट है कि पेमेंट डिफ़ॉल्ट नहीं होगा यदि मान लीजिए कि बैंक एक सेंडर के अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है तो। तीसरा पॉइंट है कि बेनिफिशियरी को पेमेंट के लिए फॉलोअप नहीं करना है जो कि ECS के माध्यम से हो रहा है। प्रोसेस फ्लो की बात करें तो सबसे पहले अकाउंट होल्डर एक मैंडेट इशू करता है बैंक को बेनिफिशियरी के फेवर में। मैंडेट एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि बैंक को ऑथराइज करता है कि अकाउंट को डेबिट कर लो जो अमाउंट है उसके लिए। दूसरा पॉइंट है कि मैंडेट रजिस्टर्ड होता है क्लियरिंग हाउस से, यानी जो बेनिफिशियरी है ना वो मैंडेट को रजिस्टर करता है क्लियरिंग हाउस से। क्लियरिंग हाउस एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है ECS ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए। और लास्ट पॉइंट है कि जो पेमेंट का प्रोसीड है उसे अकाउंट बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। सो फ्रेंड्स लेट्स डू सम MCQs बेस्ड ऑन द कंसेप्ट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। इनमें से कौन सा फास्ट मोड ऑफ रेमिटेंस नहीं है? तो मैंने आपको बताया है कि डिमांड ड्राफ्ट नहीं है, बाकी स्विफ्ट
वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, ये सभी फास्टेस्ट मोड ऑफ रेमिटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा आरटीजीएस और हाई वैल्यू क्लियरिंग में डिफरेंस नहीं है। दोस्तों मैंने बताया कि आरटीजीएस एक रियल टाइम सेटलमेंट है, जबकि हाई वैल्यू क्लियरिंग एक डेफर्ड नेट सेटलमेंट है। आरटीजीएस को आप लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, जबकि हाई वैल्यू क्लियरिंग को, देखिए पहले के समय में हाई वैल्यू क्लियरिंग को यूज किया जाता था, लेकिन अब के समय में दोस्तों आरटीजीएस लार्ज वैल्यू के लिए होता है, जबकि हाई वैल्यू क्लियरिंग को स्मॉल और लार्ज दोनों के लिए यूज करते हैं। इनमें से कौन सा आरटीजीएस से रेमिटेंस का एक स्टेप नहीं है। कस्टमर डेबिट को रिक्वेस्ट करेगा, स्ट्रक्चर्ड मैसेज को क्रिएट किया जाएगा, मैसेज को कम्युनिकेट किया जाएगा ऑथेंटिकेशन के बाद, और लास्ट ऑप्शन है कि बेनिफिशियरी का अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। दोस्तों ये जो सेंडर वाला है ना, कि सेंडर जो है एक ट्रांजेक्शन का कंफर्मेशन रिसीव करेगा, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टेप ऑफ प्रोसीड्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन है जो कि आप नहीं कर सकते हैं आरटीजीएस से। इंटर बैंक, कस्टमर पेमेंट ट्रांजेक्शन, डिलीवरी वर्सेस पेमेंट ट्रांजेक्शन, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन, स्मॉल वैल्यू। तो स्मॉल वैल्यू नहीं कर सकते, बाकी डीवीपी कर सकते हैं, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कस्टमर पेमेंट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इनमें से कौन सा इंटर बैंक पेमेंट का सोर्स नहीं है। ट्रेजरी ऑपरेशन, सिक्योरिटी सेटलमेंट, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, कस्टमर डिपॉजिट, लोन डिसबर्समेंट। सही जवाब है दोस्तों इसका कस्टमर डिपॉजिट। तो इंटर बैंक पेमेंट और ट्रांजेक्शन की बात करें तो ट्रेजरी ऑपरेशन दो बैंकों के बीच में होता है, सिक्योरिटी सेटलमेंट होता है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन होगा, लेकिन जो कस्टमर डिपॉजिट है दिस इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंटर बैंक पेमेंट ट्रांजेक्शन। इनमें से कौन सा ईसीएस का एडवांटेज नहीं है। नो नीड फॉर इशूइंग चेक फॉर इस पेमेंट, नो पेमेंट डिफॉल्ट इफ सफिशिएंट बैलेंस इज अवेलेबल, नो फॉलोअप नीड बाय द बेनिफिशियरी सिंस पेमेंट इज रिसीव ऑटोमेटिकली, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग पेमेंट, इंक्रीज सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट। ध्यान दीजिएगा, पहला जो 4 ऑप्शन है वो तो हमारा एडवांटेज है ईसीएस का, लेकिन जो 5वां ऑप्शन है कि सिक्योरिटी बढ़ाना, दिस इज नॉट अ पार्ट। अब आपसे पूछा गया है कि जो हमारा ईसीएस का प्रोसेस फ्लो होता है इसमें से कौन सा स्टेप नहीं होता है। मैंडेट इशू करना, मैंडेट को रजिस्टर करवाना, प्रोसीड को क्रेडिट करना और बेनिफिशियरी को कंफर्मेशन मिलना। तो दोस्तों बेनिफिशियरी को कंफर्मेशन वाली कोई बात नहीं है, राइट। अकाउंट होल्डर को कंफर्मेशन मिलता है कि डेबिट हो गया है, राइट। चलिए अब दोस्तों कुछ कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। कंसेप्ट है आरटीजीएस के रिगार्डिंग। आरटीजीएस के बारे में आपको पता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। तो यदि ये सिस्टम है फंड सेटलमेंट का ग्रॉस बेसिस पे रियल टाइम में, इसका मतलब फंड ट्रांसफ़र तुरंत का तुरंत हो जाता है, ठीक है। और बैचेज़ में वो बेसिकली ये जो फंड ट्रांसफ़र होता है रियल टाइम में होता है। और दोस्तों ऑब्लिगेशन क्या है बैंक का नेफ्ट के अंतर्गत। सबसे पहला ऑब्लिगेशन है कि सिक्योरिटी को, बैंकों को ऑब्लिगेटेड है कि वो सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, एफिशिएंसी को मेंटेन करें नेफ्ट सिस्टम का, ताकि फ्रॉड को प्रिवेंट कर सकें। दूसरा पॉइंट है कि जैसे पेमेंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते। तो ये ऐसा इसलिए क्योंकि बेनिफिशियरी कॉन्फिडेंट हो कि उसे फंड रिसीव वो मिलेगा जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है। तीसरा पॉइंट है कि यदि पेमेंट को डिले किया जाए तो बैंक को ऑब्लिगेशन है कि वो इंटरेस्ट पे करेगा बेनिफिशियरी को बैंक रेट पे। बैंक रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि आरबीआई सेट करती है। आरटीजीएस की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या है कि रेमिटेंस और फंड ट्रांसफ़र को एक सीरीज ऑफ प्रोसेस इनपुट के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है। ये जो प्रोसेस इनपुट होते हैं इसके अंदर सेंडर अकाउंट इन्फॉर्मेशन, बेनिफिशियरी अकाउंट इन्फॉर्मेशन और अमाउंट ऑफ ट्रांसफ़र, ये सभी चीज़ें होती हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो रेमिटेंस है उसको स्ट्रक्चर्ड मैसेजिंग प्रोसेस के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है। इसका मतलब कि जो रेमिटेंस का इन्फॉर्मेशन है उसको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में कम्युनिकेट किया जाएगा। रेमिटेंस को डायनेमिक बेसिस पे क्रेडिट किया जाएगा उसके सेटलमेंट के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि बेनिफिशियरी का जो अकाउंट है उसको क्रेडिट किया जाएगा फंड से इमीडिएटली अपॉन द ट्रांसफ़र, सेटलमेंट ट्रांसफ़र। दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट है कि जो मैसेज का सेटलमेंट है वो ग्रॉस बेसिस पे होता है। इसका मतलब प्रत्येक ट्रांसफ़र को इंडिविजुअल बेसिस पे सेटल किया जाएगा। सेटलमेंट कहाँ से किया जाएगा, तो जो भी लिक्विडिटी सेंटर बैंक मेंटेन की है वहाँ से सेटलमेंट किया जाता है। इसका मतलब सेंटर बैंक के पास सफिशिएंट फंड अवेलेबल होगा ताकि वो ट्रांसफ़र के अमाउंट को कवर कर सके। दोस्तों एक सवाल है आरटीजीएस का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है, तो रियल टाइम होता है, ग्रॉस सेटलमेंट होता है, इरेवोकेबल पेमेंट इंस्ट्रक्शन है, लेकिन डिलेड नहीं होता है। बैंक का ऑब्लिगेशन क्या है दोस्तों, का कौन सा ऑब्लिगेशन नहीं है, ट्रांजैक्शन प्रोसेस करना स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में, ये तो ऑब्लिगेशन है। कंफर्मेशन प्रोवाइड करना सेंडर को और बेनिफिशियरी को, ये भी ऑब्लिगेशन है। कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना, ये भी ऑब्लिगेशन है, राइट। तो लेकिन ये तो ट्रांजैक्शन में स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम इज नॉट एन ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा आरटीजीएस का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, नेट सेटलमेंट, स्ट्रक्चर्ड मैसेजिंग, डायनेमिक रेटिंग ऑफ रेमिटेंस, ग्रॉस सेटलमेंट। तो ये नेट सेटलमेंट जो है हमारा एनईएफटी में आता है, दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आरटीजीएस। दोस्तों आप लोग डिजिटल बैंकिंग की बात करते हैं तो डिजिटल बैंकिंग क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप एक बैंक अकाउंट को ओपन करते हैं, अपना बैलेंस देखते हैं, मनी ट्रांसफ़र करते हैं, बिल को ऑनलाइन पेमेंट करते हैं बिना बैंक विजिट किए, ये दिस इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, राइट। तो डिजिटल बैंकिंग का मतलब कि आपको बैंकिंग सर्विस ऑनलाइन मिल रहा है, राइट। तो डिजिटल बैंकिंग एक ऑटोमेशन है ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विस का। तो आप ऑटोमेटिक पेमेंट सेट कर सकते हैं अपने बिल के लिए ताकि आपको पेमेंट फॉरवर्ड करने का दिक्कत ना हो।
डिजिटल बैंकिंग कस्टमर को इनेबल करता है कि वह बैंकिंग प्रोडक्ट को एक्सेस करे इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। डिजिटल बैंकिंग का मतलब है कि सारे बैंकिंग ऑपरेशन को डिजिटलाइज करना और बैंकिंग के फिजिकल प्रेजेंस को सब्स्टिट्यूट करना। डिजिटल बैंकिंग यूज़र को अलाउ करता है कि वो ऑटोमेटिक पेमेंट सेट करे रेगुलर बिल के लिए। जैसे आप ऑटोमेटिक पेमेंट सेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, फ़ोन बिल एक्सेट्रा। फिर दोस्तों आप डिजिटल बैंकिंग ने ऑनलाइन शॉपिंग को ईजियर बना दिया है, पेमेंट चैनल को इंटीग्रेट कर दिया है ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल से। उसके अलावा दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग ने ऑनलाइन पेमेंट में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है। डिजिटल बैंकिंग इनेबल्ड फंड ट्रांसफ़र, तो इससे क्या होता है कि जो हमारा काउंटरफिट करेंसी का रिस्क है वो भी कम होता है, राइट। और फिर पॉइंट ये है कि डिजिटल बैंकिंग कैशलेस सोसाइटी को प्रमोट करता है। एक टर्म है AEPS। AEPS क्या होता है? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ये क्लाइंट को अलाउ करता है कि वो बैंकिंग इंस्ट्रक्शन को, मतलब AEPS एक सिस्टम है जो कि आपको अलाउ करेगा कि आप पेमेंट अपने आधार नंबर से कर सकते हैं। UPI क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये अलाउ करता है आपको कि आप मनी ट्रांसफ़र कर सके बैंक अकाउंट में वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के माध्यम से। VPA क्या होता है? वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। जैसे आप जो है UPI से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने फ्रेंड को या फैमिली मेम्बर को। दोस्तों भीम हो गया, फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, ये सभी UPI बेस्ड ऐप हैं जो आपको अलाउ करते हैं कि आप मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने VPA से। कोई चार्ज नहीं होता है UPI का मनी ट्रांसफ़र का। ये सब पॉइंट को ध्यान रखना है, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा डिजिटल बैंकिंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? पेपरलेस ट्रांजैक्शन, कन्वीनियंस, एक्सेसिबिलिटी, पर्सनलाइजेशन। देखिए पेपरलेस तो होता है, कन्वीनियंस भी है, एक्सेसिबिलिटी भी है, लेकिन पर्सनलाइजेशन नहीं है, राइट। इनमें से कौन सा डिजिटल बैंकिंग का एग्जांपल नहीं है? ऑनलाइन बिल पेमेंट, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ब्रांच बैंकिंग। ब्रांच बैंकिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिजिटल बैंकिंग। कौन सा बेनिफिट? दोस्तों दीज आर क्वेश्चन आर वेरी इजी, सो लेट अस स्किप दिस क्वेश्चन बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल दिस थिंग। नाउ लेट्स कंटिन्यू टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ AEPS के बारे में मैंने आपको बताया था और AEPS का बेनिफिट क्या नहीं है। तो देखिए सिक्योरिटी का कोई रोल नहीं है AEPS में, राइट। और फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोबाइल वॉलेट। देखिए आप जो है अपने बैंक अकाउंट को, कार्ड डिटेल को मोबाइल वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि पेटीएम, फ्रीचार्ज, मोबिक्विक। तो जब आप पेमेंट करेंगे मोबाइल वॉलेट से तो आपको पिन, CVV नंबर या कैश को कैरी नहीं करना है। मोबाइल वॉलेट जब आप बैंक अकाउंट को ऐड करते हैं मोबाइल वॉलेट में, तो वॉलेट आपके अकाउंट डिटेल को सिक्योरली स्टोर करता है। आप उस वॉलेट को यूज़ कर सकते हैं पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए दूसरे लोगों को या स्टोर पर पेमेंट करने के लिए। पेटीएम, फ्रीचार्ज, मोबिक्विक, ये सभी पॉपुलर मोबाइल वॉलेट है भारत में। ये आपको अलाउ करते हैं कि आप पेमेंट कर सकते हैं स्टोर पे, पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे लोगों को या अपने मोबाइल फ़ोन को रिचार्ज कर सकते हैं। जब भी आप एक पेमेंट करते हैं डेबिट या क्रेडिट कार्ड से, तो कार्ड को POS मशीन यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर स्वाइप किया जाता है। POS मशीन कार्ड के इन्फॉर्मेशन को रीड करता है और पेमेंट को ऑथराइज करता है। इंटरनेट बैंकिंग आपको अलाउ करता है कि आप अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं और बैंकिंग ट्रांजैक्शन को ऑनलाइन परफॉर्म कर सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर इंटरनेट बैंकिंग भी आता है या दूसरे फॉर्म ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग भी आते हैं, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग, सोशल मीडिया बैंकिंग, राइट। मोबाइल बैंकिंग आपको अलाउ करता है कि आप अपने बैंक अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं और बैंकिंग ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं डिजिटल बैंकिंग के लिए, तो आप ये श्योर करें कि जो URL एड्रेस है ना वो HTTPS से बिगिन करें। ये इंडिकेट करता है कि वेबसाइट जो है सिक्योर प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहा है। आप पैडलॉक आइकन को भी देखें जो कि वेबसाइट एड्रेस के बगल में होता है। पैडलॉक आइकन इंडिकेट करता है कि वेबसाइट SSL सर्टिफिकेट को यूज़ कर रहा है। ये जो हमारा SSL सर्टिफिकेट होता है ये डेटा को इनक्रिप्ट करेगा जो कि आपके कंप्यूटर और वेबसाइट के बीच में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो दिस टू थिंग यू शुड लुक एट। पैडलॉक साइन होना चाहिए और HTTP से शुरुआत होना चाहिए। दोस्तों डिजिटल बैंकिंग अकाउंट को क्रिएट करने के लिए आप 18+ होने चाहिए, आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। सो दिस थिंग आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू क्रिएट डिजिटल बैंकिंग। We are skipping the question part because this you can get in the one-liner PDF. If you access the one-liner PDF, you can get all this content. So in हमारा जो RBWM का कैप्सूल कोर्स है उसमें मैं डेली बेसिस पे one-liner PDF को ऐड कर रहा हूँ. So you can get this MCQ part. इसके अलावा दोस्तों बाकी के जो पोर्सन है डिफ़ॉल्ट के रिगार्डिंग we will discuss in the next lecture. So again I am reiterating, if you want our RBWM capsule course, do WhatsApp me on this number और check the description section. वहाँ पे मैंने ऐप का लिंक प्रोवाइड कर दिया है. You can just download from there.